फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। देखिए, आज हम इस लेक्चर से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम आज जानेंगे कि किन बेसिस पर विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना की जाती है। तुलनात्मक राजनीति के विभिन्न उपागम भी देखेंगे। देखिए, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसकी सबसे पहले बात अरस्तू ने की थी। इन्होंने 158 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया था और देखा कि 6 प्रकार की शासन प्रणालियां मौजूद है पूरे वर्ल्ड में: राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, गुट तंत्र, राज्य व्यवस्था और लोकतंत्र। इन 6 प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम का आपस में अध्ययन करना कि कौन सी व्यवस्था कितनी अच्छी है, किसमें क्या कमी है, इसे ही तुलनात्मक राजनीति कहा गया। और अरस्तू ने बताया कि राजतंत्र ही सबसे श्रेष्ठ है और पॉलिटी का शासन व्यवहारिक रूप में सर्वश्रेष्ठ है। इनके अलावा एक विचारक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉ में बताया कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों और भौगोलिक कारकों के बीच तुलना की जाती है। मतलब वहाँ का जो ज्योग्राफिकल सिचुएशंस है उसके हिसाब से शासन प्रणाली कैसी है उसका कंपैरिजन किया जाता है। अब ये विचारक थे पहले चरण के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। अब तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम का दूसरा चरण आता है, जिसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय विभिन्न विचारकों ने अलग अलग देशों की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन के आधार पर शासनों के बीच तुलना की। इनमें सरकार और संविधान की तुलना की गई, इसीलिए इसे परंपरागत उपागम या संस्थागत वैधानिक उपागम कहा जाता है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। इनमें बहुत से राइटर्स और उनकी बुक देखने मिलती है, जैसे जेम्स ब्राइस का मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921, हरमन फिनर की बुक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट 1949, कार्ल जे फ्रेडरिक ने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी 1968 में लिखा, रॉबर्ट माइकल्स ने पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में लिखा, मॉरिस ड्यूवर्जर ने पॉलिटिकल पार्टीज देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज इन मॉडर्न स्टेट 1954 लिखा। देखो, अब तुलनात्मक राजनीति के जो अध्ययन करने की ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अंतर्गत आता है औपचारिक या वैधानिक संस्थागत। तो औपचारिक या वैधानिक उपागम में विभिन्न देशों के संविधानों, सरकारों और उनकी संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इनका अध्ययन मुख्यतः विल्सन, डायसी आदि जैसे विद्वानों ने किया। साथ ही इनके समकालीन विचारकों में कार्टर, जॉन हर्ज और न्यूमैन जैसे लोग आते हैं। 19वीं सदी में बड़ी मात्रा में देशों में संविधानों का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे संविधान का युग कहा गया। लेकिन इस तरह से संविधान का कंपैरिजन करना, इसमें भी कमियां मौजूद हैं। इसमें सिर्फ संविधान और संस्थाओं का अध्ययन होता है, जबकि सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारक पीछे रह जाते हैं। इनका भी तो अध्ययन करना जरूरी है ना। जैसे ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप में मान लें कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं है ना, इसीलिए ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। तो परंपरागत उपागम में दूसरा आ जाता है ऐतिहासिक उपागम। इसमें नाम से स्पष्ट है कि इतिहास में उपस्थित जो शासन की व्यवस्थाएं थी उनका अध्ययन किया जाता है। इसमें जो विचारक हैं वे राजनीतिक संस्थाओं के जो डेवलपमेंट है, विकास है, उन पर बल देते हैं। जैसे हीगल ने एशियाई राज्यों और पश्चिमी राज्यों के मध्य अंतर दिखाया है उनके विकास के क्रम में। अब ऐतिहासिक उपागम के और भी समर्थक हैं, जैसे अरस्तू, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, मार्क्स, हेनरी मैंस, जेंक्स और मैकाइवर। लेकिन इस ऐतिहासिक उपागम की कमी ये है कि कई आलोचक कहते हैं कि सिर्फ अतीत पर ज्यादा बल देकर वर्तमान को ठीक प्रकार से नहीं समझा जा सकता है। इतिहास से सीख लो वो सही है, लेकिन पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं किया जा सकता। अब आगे परंपरागत उपागम का तीसरा प्रकार है क्षेत्र उपागम, रीजनल अप्रोच। इसमें बताया गया कि जब कोई ऐसा एरिया हो या क्षेत्र हो जहाँ पर अलग अलग देशों की संस्कृतियों के मध्य संस्कृतियों में समानता विद्यमान होने लगे। मतलब एक स्थान ऐसा है जहाँ पर पश्चिमी, पूर्वी अलग अलग देशों की संस्कृतियाँ एक साथ देखने मिल रही हैं, तो वहाँ पर राजनीतिक संस्थाओं की तुलना करना आसान हो जाता है। देखो, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो यूएसए और यूएसएसआर के मध्य एक प्रकार से शीत युद्ध चला। बहुत से विद्वानों ने अपने अध्ययन किए, जैसे डेविस ने लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों का अध्ययन किया, मैकिन ने दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों का अध्ययन किया, एंडरसन ने यूरोपीय क्षेत्रों का अध्ययन किया और वहीं हरारी ने मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया का अध्ययन किया था। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इन्होंने वहाँ के शासन को देखा और कंपेयर किया था, लेकिन इनकी भी कुछ कमियां थी। आलोचक कहते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र में निकटता है, कोई क्षेत्र अलग अलग संस्कृतियों से निकटता रखता है, तो राजनीतिक व्यवस्थाएं तो समान हो सकती हैं, लेकिन उसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और निजातीय समानता भी एक समान हो वो जरूरी नहीं है। चलिए, अब परंपरागत उपागम का फोर्थ प्रकार है समस्या समाधान उपागम। देखो, इसमें जिन भी औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया गया था ना, तो उन संस्थाओं के बीच कुछ समस्याएं दिखी, कुछ कमियां दिखी। तो इन कमियों को सुधारना, उनका पुनर्गठन करना, यही समस्या समाधान उपागम का मुख्य लक्ष्य था।
इसमें जैसे लोकतंत्र और आर्थिक नियोजन, इन दोनों के मध्य सामंजस्य कैसे बिठाना है उसकी समस्या थी। संघीय शासन प्रणाली हो या द्विसदनात्मक व्यवस्था हो, इस पर भी सुधार करना था। जैसे उस समय इंग्लैंड के लॉर्ड सभा में सुधारों की मांग की गई थी और प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का सुझाव दिया गया था। लेकिन समस्या समाधान उपागम में भी कमी ये थी कि इसने सिर्फ संस्थाओं की समस्या को समझने की बात कही, जबकि व्यवहारिक, सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य को देखे बिना संस्थागत क्या समस्याएं हैं उन्हें नहीं समझा जा सकता। तो परंपरागत उपागम में अब अगला और लास्ट आता है संस्थात्मक या प्रकार्यात्मक उपागम। इसके अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं, जो पॉलिटिकल बॉडीज हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका अध्ययन तथा उनके द्वारा संपादित प्रकार्यों, उनके द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन किया जाता है। 1930 में ये उपागम बहुत लोकप्रिय हुआ था। इस अप्रोच के समर्थक थे हरमन फॉइनर, कार्ल फ्रेडरिक, मैरिज डुवर्जर, केसी वियर आदि विद्वान। चलो अब एक साथ देख लेते हैं कि इन सभी परंपरागत उपागमों की कमियां कौन कौन सी हैं। तो मैक्रेडिस ने अपनी रचना द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट 1968 में बताया था कि परंपरागत उपागमों में पहली कमी तो ये है कि इन्होंने सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज की राजनीतिक व्यवस्थाओं का कंपैरिजन किया। विकसित देशों, वहाँ के समाजों, एशियाई समाजों की संस्कृति की उपेक्षा की थी, जबकि पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को कंपेयर करना था यहाँ। दूसरी कमी ये है कि परंपरागत उपागम व्यवस्थित और वैज्ञानिक नहीं था, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर औपचारिक संस्थाओं का ही अध्ययन किया गया था। इसमें गैर राजनीतिक कारक, सामाजिक आर्थिक कारकों की उपेक्षा की गई थी। तो अब आगे चलकर आता है आधुनिक उपागम। देखिए, परंपरागत राजनीतिक उपागम में जितनी भी कमियां थी उसे ओवरकम करने के लिए अब आधुनिक उपागम लाया गया, जिसमें राज्य और सरकार के बीच तुलना नहीं की गई, बल्कि राजनीतिक दलों के बीच तुलना पर बल दिया गया और विभिन्न पॉलिटिकल सिस्टम में जो व्यवहारिक कार्य वो करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच जो अपनाते हैं, उनका कंपैरिजन किया गया। देखो, इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि अमेरिका में जो व्यवहारवादी क्रांति चल रही थी, उसी समय शीत युद्ध का दौर था। तो पूंजीवादी और साम्यवादियों के बीच वैचारिक मतभेद चल रहे थे, जिसमें जो मार्क्सवादी थे वो स्वयं को वैज्ञानिक होने का दावा कर रहे थे, साइंटिफिक अप्रोच है उनकी बता रहे थे। उसी समय अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने व्यवहारवादी उपागम के माध्यम से स्वयं को वैज्ञानिक बताया। इसी से तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम का जन्म हो गया था। तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम में दलीय प्रणाली, दबाव समूह, आर्थिक विकास, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिकरण का अध्ययन किया गया था। इसमें विद्वानों ने विभिन्न देशों और समाजों के बीच तुलना की थी, जिसका अध्ययन व्यापक था। इसमें विकासशील देशों में भारत, श्रीलंका, लैटिन अमेरिकी देशों का भी अध्ययन शामिल किया गया। फंक्शनल अप्रोच पर बल दिया गया था। यहाँ राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन था। अलग अलग विचारकों में जैसे डेविड ईस्टन ने इनपुट आउटपुट थ्योरी दी, आलमंड एंड पावेल ने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण या स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दी थी। और भी अन्य विद्वानों की कुछ बुक्स हैं आधुनिक मत से रिलेटेड। रॉय सी मैक्रेडिस की है द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट 1966, हैरी एक्सटेन की है अ पर्सपेक्टिव ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, डेविड एप्टर, आलमंड और पावेल की है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, माइकल कार्टिस ने कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स 1968 में लिखी। चलो अब डिटेल में देखते हैं इसको। सबसे पहला है डेविड ईस्टन का व्यवस्था उपागम सिद्धांत या आगत निर्गत मॉडल। पॉलिटिक्स में डेविड ईस्टन ने जनरल सिस्टम अप्रोच दी थी। इसमें वो डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, ब्लैक बॉक्स थ्योरी भी कहते हैं। इसमें ईस्टन कहते हैं कि जैसे लोगों की डिमांड होगी, लोग जिस तरह के रूल की, जिस तरह के कानून की डिमांड करेंगे, तो जो ऊपर बैठी हुई गवर्नमेंट है, सरकार है, वह लोगों की डिमांड के अनुसार ही पॉलिसीज बनाएगी, नए नियम बनाएगी, जो आउटपुट के रूप में एक नई डिसीजन और पॉलिसी के रूप में सामने आएगा। फिर इसमें जनता अपने फीडबैक देती है कि बनाई गई पॉलिसीज उनके लायक है या नहीं, उसके अनुसार फिर से डिमांड जनरेट होती है। फिर उसके हिसाब से सरकार अपने डिसीजंस में बदलाव करती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ भी लोकपाल बिल आया था जनता की डिमांड पर, लेकिन जनता का फीडबैक उसमें सही नहीं रहा, तो उसमें फिर से चेंजेस किए गए। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम इनपुट आउटपुट डिमांड एंड सप्लाई पर वर्क करता है। तो अभी इनके मॉडल की आलोचना क्यों होती है वो देख लेते हैं। तो ईस्टन ने अपने अध्ययन में यथास्थिति पर बल दिया, इसलिए इनका मॉडल साम्यवादी या विकासशील देशों में प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इन्होंने सत्य के अध्ययन की उपेक्षा कर दी थी। परिवेश क्या होता है उसको परिभाषित भी नहीं किया था इन्होंने कहा था कि राजनीति विज्ञान मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। ये परिभाषा पूरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अन्य व्यवस्थाओं से राजनीतिक व्यवस्था के अंतर को नहीं स्पष्ट किया था। चलिए अब अगला संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम देखते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। इसे आलमंड और पावेल के द्वारा दिया गया था। ये समाजवादी और विकासशील देशों पर केंद्रित उपागम या अप्रोच है। आलमंड और पावेल ने कहा था कि राजनीतिक व्यवस्था वैधानिक और भौतिक सत्ता का प्रयोग है।
देखिए, इनकी ये अप्रोच प्रकार्य पर आधारित है, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी संस्थाएं होती हैं, उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है उस पर फोकस किया था इन्होंने। आलमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था और उसके विकास का अध्ययन किया था। देखिए, इसमें पहले तो जानते हैं कि आलमंड और पावेल के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था की 3 विशेषताएं होती हैं कि वो व्यवस्था एक निश्चित सीमा के अंतर्गत होती है, वो आत्मनिर्भर होती है और उसमें व्यापकता होती है। इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में कुछ प्रकार्य भी हैं, मतलब कुछ कार्य तो करते ही होंगे लोग इसके लिए। तो 3 व्यवस्थाओं के बारे में बताया इन्होंने। पहला है नियम का निर्माण करना, जो विधायिका करती है। दूसरा, नियम का क्रियान्वयन करना, जो कार्यपालिका करती है। और तीसरा है नियम का अधिनिर्णय लेना, जो न्यायपालिका करती है। मतलब इन तीनों के कार्य डिवाइडेड है ना, इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था के कुछ मुख्य प्राथमिक कार्य क्या होने चाहिए, उसके बारे में आलमंड और पावेल ये कहते हैं कि पहला कार्य है राजनीतिक सामाजिकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इसमें राजनीतिक मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को बताया जाता है। 2 चीजें होती है इसमें। पहला, राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें व्यवस्था को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। दूसरा है पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, राजनीतिक भर्ती। इसमें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के तहत राजनीतिक भर्तियों को आसान बनाया जाता है, जिसमें दल, दबाव समूह का सदस्य बनना, विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना, मतलब राजनीति में आम लोगों के प्रवेश की बात की जाती है। अब इसमें आगे दूसरा प्रकार है हित अभिव्यक्तिकरण, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई दबाव समूह है, जैसे किसान मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये सब अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं ताकि वे इनके हित में अपने निर्णय लें। तीसरा आता है हितों का एकीकरण या इंटरेस्ट एग्रीगेशन। नाम से स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने विभिन्न हितों का एकीकरण किया जाता है इसमें। फोर्थ है राजनीतिक संचार या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। इसमें लोगों तक राजनीतिक दलों के उद्देश्य, उनके मूल्यों का संचार करना रहता है, जिसमें प्रेस, टेलीविजन, सोशल मीडिया, जनसंपर्क के साधन आदि का यूज किया जाता है। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था में लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, इसके बारे में बात की आलमंड और पावेल ने। देखो, डेविड ईस्टन के समान ही इन्होंने अभी इनपुट की बात की थी। इनपुट मतलब दबाव समूह, आम जनता आदि के माध्यम से जो डिमांड आती है सरकार के समक्ष, वो इनपुट हो गया। ये राजनीतिक सामाजिकरण है। अब जब सरकार ये इनपुट ले लेती है तो वो अपने आउटपुट पेश करती है विभिन्न विधेयकों, विभिन्न नियमों के रूप में। तो इसे निर्गत प्रकार्य कहा जाता है सरकार का, जो वो पॉलिसीज बना रही है। इसमें 3 चीज आती हैं। पहला, नियम निर्माण, मतलब पॉलिसी का बनाना। दूसरा, नियम अनुप्रयोग या क्रियान्वयन, मतलब पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना। और तीसरा होता है नियम अधिनिर्णय, मतलब न्यायपालिका द्वारा देखा जाना कि सही से एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं। अब ये चीज़ें भी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है सरकार की, कि सरकार इनपुट के अनुसार कितने तेज़ी से अपने पॉलिसी मेकिंग में परिवर्तन ला रही है, चेंज ला रही है। दूसरी, सरकार की कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा है कि वो तेज़ी से सब चीज़ें लागू कर सके, उसकी क्षमता कितनी है। और तीसरा है व्यवस्था को बनाए रखना या अनुरक्षित करना, मतलब मेंटेनेंस कैसा है सरकार का पूरी व्यवस्था में। इसमें राजनीतिक क्षमता पर विशेष बल दिया जाता है। अब ये राजनीतिक क्षमता इन पर डिपेंड करती है कि सरकार की दोहनकारी क्षमता कितनी है, टैक्सेशन का सिस्टम कितना अच्छा है सरकार का, वो कितने अच्छे से व्यक्तियों और समूहों के व्यवहारों पर नियंत्रण लगा पा रही है, कितने अच्छे तरीके से लोगों में वस्तुओं और सेवाओं का युक्ति बंटवारा कर पा रही है सरकार, कहीं कोई समूह छूट तो नहीं रहा। साथ ही समाज में होने वाले परिवर्तन के साथ खुद को कितने तेजी से ढाल रही है सरकार। अब ये सारे कार्य करने ज़रूरी होते हैं सरकार को। और राजनीतिक व्यवस्था में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे राष्ट्र निर्माण की चुनौती होती है, राजनीतिक सहभागिता कितनी है आपस में, और वस्तुओं और सेवाओं का वितरण कितने अच्छे से हो रहा है। ये कुछ चुनौतियां हैं, आलमंड और पावेल ने बताई थी। लेकिन अब आगे आलमंड और पावेल के सिद्धांत की आलोचना भी करते हैं कुछ विद्वान। पहले तो विचारक कहते हैं कि आलमंड और पावेल ने अमेरिका की व्यवस्था को ही पूरे वर्ल्ड में लागू करने का प्रयास किया है, और इन्होंने पार्सर्स जैसे समाजशास्त्रियों के विचारों को ग्रहण किया है, जिसमें विश्लेषण को केंद्र में रखा जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आलमंड और पावेल ने प्रकारों पर भी बल दिया था। आलोचक कहते हैं कि आलमंड और पावेल ने जो 7 प्रकारों के बारे में बताया है ना, उनको भी डिवाइड करना आसान नहीं है, और इन्होंने प्रकारों या फिर जो काम किए जाते हैं सरकार के द्वारा उस पर भी पर्याप्त बल नहीं दिया है। साथ ही डेविड ईस्टन के जैसे फीडबैक या पुनर्निवेश पर फोकस भी नहीं किया इन्होंने, कि जनता बताए तो कि सरकार ने जो नियम बनाए वो हैं कैसे। लेकिन इन आलोचनाओं के बाद भी आलमंड और पावेल की यह व्यवस्था पहली बार सामाजिकरण और राजनीतिक संस्कृति जैसी संकल्पनाओं को सामने लेकर आई थी। चलिए अब आगे संचार सिद्धांत की बात करते हैं। साइबरनेटिक्स कहते हैं इसे, जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना, मतलब संचार की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते हुए उस पर नियंत्रण के माध्यम से आगे बढ़ना। संचार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं नॉर्बर्ट वीनर और रॉस एस्बे। इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में इंफॉर्मेशन को यूज करके अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप करने की बात कही।
इनके अलावा कॉर डब्ल्यू ड्यूस ने अपनी रचना द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट 1963 में संचार सिद्धांत को व्यवस्था सिद्धांत से ही संबंधित बताया है। इसमें 4 मात्रात्मक तत्व होते हैं संचार में। पहला लोड, दूसरा लैग, तीसरा गेन या बढ़त और फोर्थ है नेतृत्व या लीड। ड्यूस ने राजनीतिक व्यवस्था में 3 प्रकार के तत्वों का उल्लेख किया है। पहला नवाचार या इनोवेशन, दूसरा वृद्धि या डेवलपमेंट और तीसरा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन। तो ये था संचार सिद्धांत के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था। अब आगे मार्क्सवादी उपागम की बात करते हैं हम, मार्क्सिस्ट अप्रोच। इस अप्रोच में मुख्य फोकस आर्थिक तत्वों या इकोनॉमिक एलिमेंट्स पर होता है। इसमें राज्य या सरकार की बात नहीं की जाती, बल्कि इकोनॉमिक एलिमेंट्स आर्थिक तत्वों को राज्य और सरकारों के विभिन्न रूपों के निर्धारक तत्व के रूप में देखा जाता है। इसमें समाज को 2 वर्गों में, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग 2 में बांटा जाता है और उस आधार पर वहाँ की राजनीति का अध्ययन किया जाता है। इसमें जेम्स मैडिसन ने अपनी बुक द फेडरलिस्ट पेपर 1788 में इसके बारे में उल्लेख किया है। तो ये सारे कुछ उपागम थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो राजनीति से रिलेटेड कुछ और अन्य तथ्य और सिद्धांतों की बात करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को। ऑब्वियसली पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। अभी बहुत से वीडियोस आने बाकी हैं, सारे टॉपिक्स कवर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।